राम राम दोस्तों, मैं आपका रवि सर स्टडी ऑफ जोगी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में एक इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। हालांकि उसका 16 नंबर का क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन एमसीक्यू आने की पूरे चांस रहते हैं। क्या है उसका नाम? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। वहां से एक या दो एमसीक्यू जरूर पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। तो एमसीक्यू के लिहाज से ही इस चैप्टर में हम बात करेंगे, बोर्ड पर बातें करेंगे कौन कौन से एमसीक्यू आ सकती हैं, उसकी हिस्ट्री समझेंगे, किस प्रकार विजयनगर की स्थापना होती है, ताकि आप एमसीक्यू आए तो आसानी से कर सके। ज्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, विजयनगर, पहले तो ये जान लो, विजयनगर एक साम्राज्य का नाम भी था और एक राजधानी भी और नगर का नाम भी। विजयनगर एक ही कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था। वर्तमान में इसको हम्पी नाम से जाना जाता है, जो कि वहां की जो मातृ देवी स्थानीय पंपा देवी, उसके नाम से ये हम्पी नाम पड़ा। एक और बात याद रखनी है, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय कहा है, यानी शासक अपने आप को राय कहते हैं। जैसे कृष्णदेव राय की उपाधि लगाते थे। अब स्थापना की बात करते हैं। स्थापना इसकी 1336 ईस्वी में हरियर व बुक्का नाम के दो भाइयों ने की। किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक का समय था इसमें दिल्ली सल्तनत में। कैसे अब होती है की शुरुआत वो देखते हैं हम, इतिहास थोड़ा और पीछे। दोनों भाई वारंगल के काकताई वंश प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के यहाँ पर राजस्व अधिकारी थे दोनों भाई। फिर बाद में वो काम्पिल राज्य में चले गए, जहां पर वो क्या मंत्री बने। 1325 ईस्वी में इनके चचेरे भाई, किनके? मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरसेप ने विद्रोह कर दिया कर्नाटक में। और कर्नाटक में मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं उस विद्रोह को दबाने के लिए आए, जिस वजह से बहाउद्दीन गुरसेप क्या हुए? भाग कर कहां चले गए? काम्पिल राज्य में। और दोनों भाई कहां थे? काम्पिल में। तो वहां पर भी अटैक किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। काम्पिल राज्य में क्या किया? उसने अटैक किया और उसको जीता, और वहीं से दोनों भाइयों को बंदी बनाया, हरियर बुक्का को। दोनों को पकड़कर दिल्ली लाया गया। इस्लाम स्वीकार कर लिया दोनों भाइयों ने, लेकिन आते ही काम्पिल में फिर से विद्रोह हो गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोनों भाइयों को वापस भेजा, जिन्हें इस्लाम स्वीकार कर लिया था। दोनों भाई गए काम्पिल में, विद्रोह को शांत किया। लेकिन यहाँ पर वो संत विद्यारण्य के संपर्क में आए, जिन्होंने उनको फिर से हिंदू धर्म में शामिल किया, दीक्षित किया। अब यहीं पर फिर 18 अप्रैल 1336 ईस्वी में हरियर प्रथम शासक बन जाता है, विजयनगर का पहला। इनके पिता का नाम संगम था, हरियर बुक्का के, जिस वजह से इस वंश को संगम वंश के नाम से जाना जाने लगा। 150 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, 1336 से 1485 ईस्वी। और संगम वंश का जो सबसे महान शासक था वो था देवराय द्वितीय, 1422 से 46 ईस्वी में शासन किया। एमसीक्यू यही रहेंगे, कौन सा प्रसिद्ध है, संगम वंश का संस्थापक कौन है, ये याद रखना है। उसके बाद इस यहाँ पर जो विजयनगर पर है शासन करता सालू वंश। टोटल 4 करेंगे, संगम, सालू, तुल्लुक और विद। तो सालू पर आगे सालू वंश जो 1485 से 1505 ईस्वी तक चलता। संस्थापक है नरसिम्हा सालू, जो कि संगम वंश के ही जो अंतिम शासक आते हैं योग्य, उनका ही मंत्री होता है, प्रधानमंत्री, जो मौका पाकर क्या अपने वंश की स्थापना करता है, जिस वजह से इसको सालू वंश कहा गया। अपने वंश का यही एक प्रसिद्ध शासक है, कोई ज्यादा और इसमें इंपोर्टेंट नहीं। फिर आता है तुल्लुक वंश। तुल्लुक 1505 से 1570 ईस्वी। संस्थापक वीर नरसिम्हा, ये इसके संस्थापक थे। और इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक रहा कृष्णदेव राय। आपने नाम जरूर सुना होगा विजयनगर में, इसमें कृष्णदेव राय। समय है 1509 से 1529 ईस्वी। अब कृष्णदेव राय पर थोड़ा हम आगे और डिटेल से बात करेंगे और इनके बारे में बताएंगे, पहले ये कर लेते हैं। तुल्लु वंश के बाद यहाँ पर अब 1565 में बीच में एक घटना आती है, 70 तक किया हमने। 1565 में तालीकोटा, या जिसको राक्षसी ताखड़ा का युद्ध बोलते हैं, वो होता है 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। शासक है सदाशिव राय, जो तुल्लु वंश का अंतिम शासक है, और इनके प्रधानमंत्री है राम राय। इनके और कौन लड़ रहे? क्योंकि विजयनगर और बहमनी दोनों की स्थापना एक ही साल में हुई थी, 1336 में, लेकिन दोनों, एक हिंदू राज्य था, एक मुस्लिम। बहमनी की आगे बात करेंगे, उनकी लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। अब 1565 में 4 मुस्लिम राज्यों ने मिलकर, बीजापुर ने, अहमदनगर ने, गोलकुंडा ने और बीदर ने
सभी ने मिलकर विजयनगर के शासक पर क्या किया, आक्रमण, और राक्षी ताखड़ा युद्ध या तालीकोटा के युद्ध में क्या किया, हरा दिया किसको, सदाशिव राय को, और खत्म कर दिया पूरी तरह तुल्लो वंश को, या फिर कहेंगे विजयनगर को। अब अरविंदो वंश जो आता है, जिसके संस्थापक तिरुमल है, वो राजधानी अपनी पेनुकुंडा बनाते हैं, जो रिलेटिव तो यहीं से है, लेकिन राजधानी बदल दी पेनुकुंडा, जो लगभग 1672 ईस्वी तक शासन करते हैं। तो ये वंशों के बारे में, जहां से संस्थापक का क्वेश्चन आ सकता है और प्रसिद्ध शासकों का। अब हम आगे बात करते हैं कृष्णदेवराय की, थोड़ा रिलेटेड, क्योंकि इंपोर्टेंट विजयनगर में सबसे ज्यादा यही शासक रहता है। तो दोस्तों कृष्णदेवराय के बारे में बात करते हैं, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। 1505 से 1529 ईस्वी ये शासन करते हैं। कृष्णदेवराय के बारे में डॉक्टर R.C. मजूमदार कहते हैं कि ये न केवल तुल्लो वंश के बल्कि पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक है, प्रसिद्ध शासक थे कृष्णदेवराय, जिनका जिक्र बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में भी करता है। इतना इंपोर्टेंट ये शासक रहा है। कला और साहित्य की बात करें, कृष्णदेवराय ने काफी संरक्षण किया है कला और साहित्य का, जिस वजह से इन्हें अंदर भोज कहा जाता है, क्योंकि इनके दरबार में 8 तेलुगु के कवि और विद्वान रहते थे। कवियों में बात करें, सबसे प्रसिद्ध पेडन थे, और इसके अलावा खुद भी ये ग्रंथ लिखे हैं, यानी कि स्वयं इन्होंने अमुक्त माल्याद जो तेलुगु भाषा में ग्रंथ ओ लिखा है, और जाम्बावती कल्याणम जो कि संस्कृत भाषा में, ये 2 ग्रंथ लिखे हैं कृष्णदेव राय ने। वास्तुकला में बात करें तो कृष्णा स्वामी, हजाराराम स्वामी और विठल स्वामी मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया। इन्होंने अपनी माता नागमा के नाम पर नागलपुरा शहर की भी स्थापना करवाई थी, ये कृष्णदेव राय। तो यहां से ये क्वेश्चन कृष्णदेव राय से एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अब एक और जो क्वेश्चन पूछते हैं कि किसके समय में कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर आया, वो करते हैं। निकोली कोंटी आता है, जो कि इटली का है, किसके समय, देवराय प्रथम के, जो कि संगम वंश का शासक था, 1420 से 22 ईस्वी। फिर है अब्दुल रज्जाक समरगंदी, जो फारस के हैं, देवराय द्वितीय के 1442, ये भी संगम वंश के हैं। फिर दुहाते बारबोसा और डोमिंगो पायस, दोनों ही पुर्तगाली हैं, और किसके समय, दोनों ही कृष्णदेवराय के समय में आते हैं। अब दुहाते बारबोसा, सब इंपोर्टेंट ये है कि ये बारबोसा कृष्णदेवराय के समय में सती प्रथा का उल्लेख करता है, याद रखना, सती प्रथा का, और बताता है कि कृष्णदेवराय के राज्य में सभी धर्मों को छूट थी, ये भी इंपोर्टेंट, यानी कि धार्मिक संहिता वाला राजा था कृष्णदेवराय। और डेमिंग पोइसे बताता है कि मंझला कद था, गोरा रंग था, अच्छी काठी थी, थोड़ा मोटा था, और चेहरे पर चेचक के दाग थे। किसके बारे में, कृष्णदेवराय के बारे में बताता है, और बताता है कि इससे ज्यादा, यानी कि कृष्णदेवराय से ज्यादा गुणी राजा या पराक्रमी कहीं नहीं है। और बताता है विजयनगर के बारे में कि विजयनगर को एक स्थान पर खड़ा होकर पूरा नहीं देखा जा सकता, इतना बड़ा था। कौन कहता, पायस। तो ये कृष्णदेवराय के समय। फिर है नूनिज, जो पुर्तगाली है, और अच्युत देवराय के समय आता है, जो कि तुल्लो वंश का है, कृष्णदेवराय भी तुल्लो वंश के हैं। और फिर आते हैं सीजर फ्रेडरिक, ये इटली के हैं, लेकिन 1567 ईस्वी में आए, यानी जब तालीकोटा का युद्ध होता है उसके बाद विजयनगर खत्म, लगभग उसके बाद ही आता है सीजर फ्रेडरिक, जो कि इटली के हैं। अब बहमनी साम्राज्य के बारे में बात कर लेंगे कि उसकी स्थापना कैसे हुई है। तो दोस्तों अब बहमनी साम्राज्य के बारे में बात करते हैं, जिसकी स्थापना पहले मैंने सेम टाइम कहा था, लेकिन सेम 10 साल के बाद होती है, 1336 से 10 साल बाद 1346 में। कैसे, थोड़ा पृष्ठभूमि इसकी समझते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य बहुत बड़ा था, अगर याद है, क्योंकि उसने दक्षिण भारत को डायरेक्ट नियंत्रण में ले लिया था। इस वजह से उसने दक्षिण का जो क्षेत्र है उसको 100 गांवों की इकाइयों में बांटा, और वहां विशेष अधिकारी नियुक्त किए, जिसको सादी कहा गया। ये सादी शब्द याद रखना क्यों जरूरी है, देखो। और इसके समय में फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय बड़ौच, जो कि गुजरात में, वहां विद्रोह हो जाता है, और ये विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद तुगलक बड़ौच जाते हैं, और वहां पर जाकर दक्षिण का जो वायसराय होता है उसको आदेश देता है कि दौलताबाद के जो सादी हैं उनको भेजे उनकी मदद के लिए, उनके साथियों को। लेकिन ये जो सादी होते हैं ये बड़ौच जाने के बजाय रास्ते में ही गुप्त समझौता कर लेते हैं और विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह को दबाने के बजाय स्वयं भी विद्रोह कर देते हैं ये सादी, और क्या करते हैं, जो दौलताबाद का वायसराय था उसको हरा देते हैं, पराजित कर देते हैं। और सबसे बड़ा जो अमीर होता है कि वहां का दौलताबाद का सबसे बड़ा अमीर था इस्माइल खां, उसको अपना नेता चुन लेते हैं।
अब इस्माइल खां भी क्या करता, अपने समूह में से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता हसन गंगू, जिसको वो अमीर उल उमरा और जफर खां की उपाधि देता है और उसको आदेश देता है कि कहां पर गुलबर्ग, कल्याणी, सागर, दौलताबाद पर तो कर ही लिया, इन पर भी अधिकार करे। कौन? हसन गंगू। तो हसन गंगू क्या करता है, इस्माइल खां का आदेश मानता है और इन पर अधिकार करने के लिए चल पड़ता है। जब किसको, मोहम्मद तुगलक को पता चलता है तो वो आक्रमण करता है दौलताबाद पर। जब उसने दौलताबाद पर आक्रमण किया, जो हसन गंगू है वो गुलबर्गा पर बीजी है, गुलबर्गा पर बीजी था आक्रमण के समय, यहाँ पर अधिकार कर रहा था। तो दौलताबाद में कौन था, ये था आपका इस्माइल खां। उसने युद्ध नहीं किया मोहम्मद तुगलक से, बल्कि दौलताबाद के किले में छिप कर बैठ गया, यानी कि अपने आप को अंदर ही कैद कर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ज्यादा लंबे समय तक नहीं ठहर सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका घेरा डाला, सेना को घेरा डालने के लिए बोला और वापिस चला गया। फिर कौन आता है, हसन गंगू आते हैं, उस सेना को हराते जो घेरा डाले हुए हैं, और फिर जाकर इस्माइल खां किले से बाहर आते हैं और हसन गंगू को सत्ता सौंप देते हैं। किसको? क्योंकि उसने ही उसको जीता। तो तब 1346 ईस्वी में हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है और बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। तो ये बहमनी साम्राज्य और विजयनगर करवाई दिया है। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल पर हमारी ऐसी वीडियो आती रहती हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।